पूरे देश में राम मंदिर की बड़ी चर्चा हो रही है और लोग पूछ रहे हैं कि इस बार राम मंदिर और हिंदुत्व का मुद्दा बीजेपी को हिंदुस्तान का चुनाव जितवा क्यों नहीं पाया। जिस उत्तर प्रदेश में बीजेपी को सबसे ज्यादा 30 सीटों का नुकसान हुआ है, असल में उत्तर प्रदेश में अगर ये 30 सीटें आ गई होती तो बीजेपी अपने दम पर बहुमत ले ही लेती किसी तरीके से। बीजेपी को हारने में मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा जो दिल दुखा है वो इन लोगों का ही। गोदी मीडिया पूरी तरीके से हताश हो गई है। गोदी मीडिया एक्सपोज भी बहुत हुई है, हताश भी हुई है और इनके सुर भी बदल गए। और कहीं ना कहीं अगर जो जितने जीते भी हैं, हाँ, उसमें भी आप ये मान के चलिए कि इनका रोल सबसे ज्यादा है, क्योंकि इन्होंने बहुत मेहनत की है 10 साल तक। सही बात है, मतलब बीजेपी को स्टैंड करने में, बीजेपी को जिताने में, बचाने में, हर मुद्दे में बचाया। इन्होंने कोई भी ऐसा कोई सवाल पूछा ही नहीं कभी ना। तो बीजेपी, आप नरेंद्र मोदी तो बहुत दूर की बात है, इन्होंने बीजेपी के किसी नेता से कोई सवाल नहीं पूछा कि ये सवाल विपक्ष से पूछते रह गए, जबकि पूछना सत्ता से था। पूरे 5 साल 10 साल ये विपक्ष से पूछते रह गए, विपक्ष से लड़ते। विपक्ष के पास में है क्या तो वो जवाब देगा। बिल्कुल, और विपक्ष की आवाज मीडिया होती है। लेकिन इस बार सब कुछ क्योंकि उलट हो गया। मतलब ये जो मीडिया का जो रोल है वो इतना गंदा रोल है और ऐसा है कि ये सदियों तक याद रखा जाएगा कि ये 10 साल जब मोदी की सरकार रही तो उस वक्त पत्रकारिता का स्तर बिल्कुल गर्त में, पाताल के अंदर चला गया। बिल्कुल ठीक बात है। और जिस तरीके से ये चीजों को डेमोन्स्ट्रेट भी करते हैं, वो भी एक बार आप देखेंगे तो वो बहुत घृणित है। जिस तरीके के कलर्स में उसको इंडिकेट करते हैं। आप अगर ये वाला भी अगर आप देखेंगे तो इसमें भी आप देखिए, एक तरफ भगवा रंग नजर आएगा, एक तरफ हरा रंग नजर आएगा। किसको भगवा, किसको आप। उसके अलावा ये जो सुधीर चौधरी ये जो विश्लेषण कर रहा है, ये एक तरीके से ये भी नफरत ही है। हाँ, फैलाता है। मतलब ये तो पिछले भी कई बार फैला है। अपन को दिख रहा है कि इसका रंग चेंज हो गया, लेकिन ये रंग चेंज नहीं हुआ है इसका। ये मतलब बता रहा है कि देखो हिंदुओं, तुम इतनी बड़ी संख्या में होते हुए भी तुम हार गए। मतलब ये भी वही वाली बात कह रहा है जो वो नफरती लोग कह रहे थे। क्योंकि वो एजेंडा इनको दिया जाता है और वही इनको पूरा करना है। आप देखिए एक तरीके से ये ताना मार रहा है। उत्तर प्रदेश में 80% पूरा के पूरा बता रहे हैं कि कितने मुसलमान हैं और कितने हैं, जबकि लोकतंत्र के अंदर तो जनता है, वो कोई धर्म से कोई लेना देना नहीं। जहां 85% हिंदू और 15% मुस्लिम आबादी है, वहां भी बीजेपी भगवान श्री राम का मंदिर बनाने के बाद भी चुनाव हार गई। इसी तरह जिस हरियाणा में 87% हिंदू और 7% मुसलमान हैं, जिस राजस्थान में 88% हिंदू और 9% मुसलमान हैं, और महाराष्ट्र में जहां 80% हिंदू और 11% मुसलमान हैं, जिस बिहार में 83% हिंदू और 17% मुसलमान हैं, वहां भी ये मान लिया कि अगर भाजपा हारी है तो वो मुसलमानों की वजह हारी, मुद्दों का कोई रोल नहीं है। ये इतने मतलब जलील लोग हैं। नहीं जीता जा सकता जब तक आप सारी जातियों को और सारे धर्मों को अपने साथ लेकर नहीं चलेंगे, तब तक अब हिंदुस्तान। वैसे ये अच्छी बात कही कि हिंदुत्व को अकेले से तो नहीं जीत सकते। बात तो अच्छी है कि हिंदुत्व से हिंदुस्तान का चुनाव नहीं जीता जा सकता। बिल्कुल, लेकिन इसने जिस वे में और जिस टोन में कही है ना, मतलब कुछ और है उसका। लेकिन उस पर्टिकुलर लाइन को अगर देखें तो हिंदुत्व के मुद्दे से अगर चुनाव लड़ेगी कोई भी सरकार, तो अब जरूरी नहीं है कि हिंदुस्तान की जनता सिर्फ हिंदुत्व के मुद्दे पर वोट करे। अब रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, चिकित्सा चाहिए, विकास। लेकिन ये चीज ये नहीं बोलेंगे कभी। आबादी से बहुमत नहीं मिलता। और दूसरा, अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटीज चुनाव में अल्पसंख्यक नहीं, माइनॉरिटीज चुनाव में माइनर से ज्यादा अंतर पैदा कर सकते हैं। सो अब बहुमत जो बहुसंख्यक हैं वो आपको बहुमत नहीं दिला सकते। इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई पार्टी हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव लड़ती है तो हमारे देश में जो 15% मुसलमान हैं वो तो पहले दिन ही कुल मिलाकर मतलब वही है, लेकिन भाषा वोट आपके थोड़ी संयमित कह सकते हैं। मतलब वही है। हिंदुत्व के मुद्दे पर भी चुनाव लड़ने से लगभग 17% दलित भी तुरंत पार्टी के खिलाफ हो जाते हैं। और बहुत सारे जो सेकुलर हिंदू हैं, जो धर्म निरपेक्षता में विश्वास रखते हैं, जिन्हें ये नारा पसंद नहीं आता, वो भी तुरंत उस पार्टी से अलग हो जाते हैं। और इस तरह चुनाव की शुरुआत में ही 30 से 35% मतदाताओं को उसी पार्टी के खिलाफ कर देता है। और बाकी जो 70 या 65 या 60-70% वोटर्स बचते हैं, वो भी अलग अलग मुद्दों और जातियों के आधार पर बंट जाते हैं। और इसीलिए नया जो सबक है वो ये है कि हिंदुत्व के मुद्दे पर अब हिंदुस्तान में चुनाव नहीं जीते जा सकते। और ये बात बीजेपी को अब समझ लेनी चाहिए। यहाँ हम हमारे मुस्लिम भाइयों और बहनों की भी बहुत आज तारीफ करना चाहेंगे,
जो लोकतंत्र के सच्चे सिपाही बनकर आए। और लोकतंत्र तब पूर्ण होता है जब उस लोकतंत्र में लोग वोट डालते हैं, अपना कर्तव्य निभाते हैं, चाहे किसी को भी डालें। और मुस्लिम मतदाताओं ने इस लोकतंत्र में अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्य निभाकर शानदार काम किया है। और उन्होंने जो भी उनका फैसला रहा होगा, उन्होंने ये बता दिया कि वो क्या चाहते हैं। और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। अगर राम मंदिर और हिंदुत्व का मुद्दा इस बार नहीं चला तो इसके लिए मुस्लिम मतदाताओं को दोष देना पूरी तरह से गलत होगा। सच्चाई तो यह है कि अब सिर्फ हिंदुत्व के मुद्दे से ही चुनाव नहीं जीते जा सकते। राम मंदिर के मुद्दे पर, राष्ट्रवाद के मुद्दे पर और हिंदुत्व के मुद्दे पर बड़ी संख्या में हिंदुओं ने ही वोट नहीं डाला। वर्ष 2014 का चुनाव बीजेपी ने हिंदुत्व के साथ परिवर्तन के मुद्दे पर जीता था। 2019 के चुनाव में पुलवामा हमले के बाद राष्ट्रवाद का मुद्दा बहुत निर्णायक हो गया था। लेकिन अगर आप ये सोचें कि राम मंदिर पर हिंदुत्व के मुद्दे से हिंदुस्तान में चुनाव एक बार ये नहीं कहा कि क्या मुद्दे और हो सकते थे, आगे संभव नहीं रहा। अब ये देखिए कि जब हिंदुत्व के मुद्दे पर हिंदुस्तान को जीतना संभव नहीं रहा, तब लोग वोट डाल किसको रहे हैं, किस मुद्दे पर डाल रहे हैं? क्या विकास पर डाल रहे हैं? हमें लगता है विकास पर भी नहीं डाल रहे, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने 10 साल में इतना विकास किया, देश को कहां से कहां ले गए, तब भी उन्हें पूर्ण बहुमत नहीं मिला। इसका मतलब विकास भी उस लिस्ट में कहीं नीचे रहा होगा। लेकिन कुछ इशारे जरूर हैं। देखिए इस चुनाव में इसी देश में विकास के नाम वो खुद अपने भाषणों में नहीं गिनवा पाए, एक बार भी ये गिनवाएंगे। असम की जेल में बंद खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह पंजाब की खडूर साहिब सीट से 1,97,000 वोटों से चुनाव जीत गए हैं। लगभग 2 लाख वोटों से चुनाव जीत गए ये बात अमृतपाल सिंह जो जेल में है। जबकि तमिलनाडु में पिछले चुनाव में आईपीएस ऑफिसर के अन्नामलाई 1 लाख से ज्यादा वोटों से चुनाव हार जाते हैं। जो आईपीएस की नौकरी छोड़कर राजनीति में आए, वो चुनाव हार जाते हैं। इसी तरह बारामूला सीट से निर्दलीय उम्मीदवार इंजीनियर अब्दुल रशीद शेख ने पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को चुनाव हरा दिया। और अब्दुल रशीद शेख ने भी ये चुनाव जेल में रहते हुए लड़ा है और उन पर टेरर फंडिंग और भारत के खिलाफ साजिश रचकर उसे कमजोर करने के गंभीर आरोप हैं। दोनों चुनाव जीत गए। पंजाब की फरीदकोट सीट से इंदिरा गांधी की हत्या करने वाले उनके सुरक्षाकर्मी बेअंत सिंह का बेटा सरबजीत सिंह खालसा 70,000 वोटों से चुनाव जीत गया। और इसे लोकतंत्र की जीत आप मानेंगे या नहीं, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। इस बार के खंडित जनादेश की 2 और बातें हैं। पहली बात ये कि हम वापस से गठबंधन के युग में आ गए हैं और इस युग में अब क्षेत्रीय दल और क्षेत्रीय नेता फिर से बहुत मजबूत हो जाएंगे। और दूसरी सीख ये है कि बीजेपी को अब भी चुनाव जीतने के लिए आरएसएस के सहयोग की आवश्यकता है और पड़ेगी। और अब बीजेपी को आरएसएस के साथ अपने संबंधों को फिर से रीअलाइन करना पड़ेगा। आज हम आपको एक थी कांग्रेस और कांग्रेस जिंदा है की कहानी भी सुनाना चाहते थे। देखिए पिछले 10 साल में कांग्रेस की स्थिति ये हो गई थी कि लोग कहते थे एक थी कांग्रेस, लेकिन अब राहुल गांधी ने जो मेहनत की है, जबरदस्त मेहनत, अब अगर आज का नाम कांग्रेस के बारे में बात करें, लेना पड़ेगा एक्चुअली। कांग्रेस की इस फिल्म का टाइटल होना चाहिए कांग्रेस जिंदा है। तो कांग्रेस जिंदा है, ये कहानी जो चाटुकार पत्रकार है, समय समाप्त मतलब हो गया। ये और जिस तरह से चीजों को ये बताते हैं, कई सारी चीजें बहुत घृणित तरीके से हो जाती बताते हैं और लोग बाग इन पे विश्वास कर। हालांकि अब तो विश्वास इतना पत्रकारिता पे रहा ही नहीं, मेन स्ट्रीम मीडिया पे तो एक्चुअली नहीं है। मेन स्ट्रीम मीडिया ने इतना कर दिया है और उतना पत्रकारिता को इतना गर्त में घुसा दिया है कि जिसकी कोई बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे आपसे और जाते जाते चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।